हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आए हुए हैं। आज हम पूरी बुक के कक्षा 10 के गणित के सभी सूत्र पढ़ने वाले हैं, वो भी पूरे डिटेल के साथ प्रमेय से लेकर। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलने वाला नहीं है। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार क्या होगा, किसी ने पूरे सूत्र का एक साथ आपको निचोड़ दिया है क्लास 10th के मैथ में एनसीईआरटी के लिए। बोर्ड के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि क्या आप एक जगह आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे और क्या करेंगे, एक घंटे के वीडियो में आप पूरे सूत्र का रिवीजन कर सकते हैं, वो भी अच्छे तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं सूत्र की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले हम हल करेंगे। सबसे पहले पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या चैप्टर के क्या करें, हम फार्मूले देखते हैं। तो इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या है, सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या हो गए, दो संख्याएं दी है ए और बी, उनका क्या करना है, उनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए बहुत ही बेहतरीन सूत्र का यूज हम इसका किए हैं। आपको इसका प्रूफ देखना तो आप वीडियो में आप क्या करना, प्लेलिस्ट में विजिट करके चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे, वहां पर अच्छे तरीके से क्या किया, इस सूत्र का प्रूफ भी कराया गया है। तो दूसरा सूत्र है कि दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए ए और बी, उनका क्या है, एचसीएफ दिया हो और एलसीएम दिया हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। यदि एलसीएम दे दिया, दोनों संख्याएं दे दी, तो क्या कर सकते हैं, एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, और एलसीएम एचसीएफ दिया दोनों संख्याओं का गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र का यूज करके। तो आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। कह रहा है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसके है, जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें क्या करें, परिमेय संख्या, जहां पी और क्यू क्या सहअभाज्य संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या होगी, शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। क्या कर सकते हैं, जिसको पी बटे क्यू का क्या शांत दशमलव प्रसार कब कहेंगे, जब क्या हो 2 का पावर n और 5 का पावर m क्या हो, यह q, इसका जो भागफल क्या हो, p बटे q में q का मान क्या होना चाहिए, 2 का पावर n और 5 का पावर m के गुणनफल के क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा। तभी क्या कर सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि क्या हो गया, 2 का पावर 3 आ गया और 5 का पावर 2 आ गया और यहीं पर क्या आ गया 7 का पावर 1 या 2 आ गया, तो क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा। कौन सा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। तो कह रहा है बहुपद, अगला चैप्टर है बहुपद। बहुपद के चैप्टर का क्या कहते हैं, आइए देखते हैं फार्मूलों को। तो बहुपद में क्या है, बहुपद पी एक्स, कोई बहुपद दिया है पी एक्स। कह रहा है बहुपद की घात, बहुपद पी एक्स में क्या है, एक्स की उच्चतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। यदि कोई क्या दिया है, यक्स दिया संख्या, उसकी उच्चतम घात ही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। तो यक्स की उच्चतम घात क्या है, यक्स है। मान लीजिए क्या ए एक्स दिया है, तो क्या होगा, बहुपद की घात 1 है, तो क्या कहेंगे, एक घात बहुपद, एक ही बहुपद कहेंगे। यदि क्या हो ए एक्स स्क्वायर हो, तो क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। यक्स की उच्चतम घात 3 हो तो क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। और बहुपद के शून्यांक एवं गुणनफल में संबंध। यदि क्या हो, बहुपद के कोई बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यदि क्या होंगे, एक्स के 2 मान मिलेंगे, द्विघात है तो क्या हो, इसको 2 मान मिलेंगे, तो अल्फा और बीटा। तो एक्स के दोनों मानों का योगफल क्या होगा, माइनस बी बटे ए के बराबर, और दोनों का मानों का गुणनफल क्या होगा, सी बटे ए के बराबर। तो आइए देखते हैं अगला का सूत्र है, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा दिए हो तो, यदि बहुपद के शून्यक दिए हो तो क्या कर सकते हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं, बहुपद हमको ज्ञात करना हो तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब बहुपदों का योग और बहुपदों का गुणनफल। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस बहुपद का योग इंटू एक्स प्लस बहुपद का गुणनफल, फिर शून्यक का गुणनफल बहुपद करें। बहुपद का मान क्या होता है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। और ये क्या त्रिघात बहुपद दिया, क्या इसके मूल क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा 3, त्रिघात बहुपद है क्या 3 इसके शून्यक प्राप्त होंगे, तो अल्फा बीटा गामा, तो तीनों शून्यकों का योग माइनस बी बटे ए के बराबर। दो शून्यक का क्या करें, आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, सी बटे ए के बराबर। या तीनों को क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा माइनस डी बटे ए के बराबर। अब कर विभाजन एल्गोरिथम किसी संख्या पी एक्स तथा क्यू एक्स, पी एक्स में क्या कहते हैं, पी एक्स और जी एक्स दो बहुपद हैं, क्या करते हैं, पी एक्स में क्या करें, जी एक्स से भाग देंगे तो क्या होगा, आपको क्यू एक्स मिलेगा और आर एक्स क्या होगा, शेषफल यानी रिमाइंडर। तो क्या करें, पी एक्स मान लेते हैं, क्या यह 5 है, क्या करें 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 बार जा रहा है और 1 मिल जा रहा है, यही क्या होगा, ये क्या करेंगे हम बहुपद के रूप में क्या करेंगे, हल करेंगे तो क्या होगा,
एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 3 में क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x से क्या करेंगे भाग देंगे, या 3x में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा x बार जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर रिमाइंडर शेष बच जाएगा, तो यहाँ करेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ लिख देंगे और x प्लस 3 यहाँ रखेंगे और x बार गया तो यहाँ 2 के जगह पर x रहेगा, क्यू x के जगह पर, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा px और ये हो जाएगा px करें, ये हो जाएगा gx और ये हो जाएगा px और ये हो जाएगा qx और यहाँ Rx का मान 0 आ गया तो Rx हो जाएगा। तो इस तरह क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो आइए अगला सूत्र देखते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हुआ समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में किया सकता है, क्या कहते हैं उसे एक चर वाले रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या करते हैं एक सरल रेखा को निरूपित करते हैं। जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या करेंगे सरल रेखा को निरूपित करेंगे। ये दो सरल रेखाओं के समीकरण दिया a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो क्या है जो समीकरण दिए हैं, तो क्या होंगे इनके प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिच्छेद करेंगे, क्या हो a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है तो, और संपाती कम होंगी, मतलब एक ही बिंदु से क्या होकर जाएंगी, कब जाएंगी जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में क्या होंगे तीनों बराबर क्या होंगे एक ही बिंदु से होकर एक ही रेखा पर क्या होंगी जाएंगी। और समांतर कब होंगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन क्या हो c1/c2 बराबर नहीं होगा, तो क्या होंगी ये दोनों रेखाएं क्या होंगी आपस में समांतर होंगी। तो वही बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। कर नाव इधर से जा रही है और नदी भी क्या कर रही है इधर ही बह रही है, नदी में क्या है नाव जा रही है और नदी भी उसी तरह जिस तरफ नदी बह रही है उसी तरफ क्या है नाव को हम लेकर जाते हैं, तो धारा क्या हो जाएगी दोनों की चाल क्या बढ़ जाएगी। ये क्या करें आप चलते हैं और हवा बहता है साइकिल से क्या जिधर हवा बहता है उधर चलते हैं, तो क्या होती है दोनों की चाल क्या आती है हमारी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन अभी हम क्या कहते हैं नाव जिधर जा रही है और उसके विपरीत हम धारा के विपरीत धारा इधर बह रही है और नाव क्या इधर जा रही है, तो क्या हो जाएगी हमारी चाल घट जाती है। क्या करते साइकिल चलाते हैं हवा बहता है तो क्या कहते हैं हमारे ज्यादा जोर लगाते हैं तब भी क्या साइकिल धीरे ही आगे बढ़ती है। उसी प्रकार क्या हो जाए तो दोनों के प्रतिकूल चाल, तो क्या धारा के अनुकूल चाल क्या होगा एक्स प्लस वाई और धारा के प्रतिकूल चाल एक्स माइनस वाई। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हमने उतने सूत्र देखे। अब बढ़ते हैं द्विघात समीकरण, अगला चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के सूत्र देखते हैं। द्विघात समीकरण दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में रूप के जितने भी समीकरण होते हैं सभी समीकरण क्या कहलाते हैं द्विघात समीकरण कहलाते हैं। द्विघात समीकरण इसको लिख देते हैं एक सेकेंड, ये क्या है द्विघात समीकरण, सभी समीकरण क्या कहलाते हैं द्विघात समीकरण कहलाते हैं। द्विघात समीकरण कहलाते हैं जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य ना हो, जहां पर क्या होना चाहिए यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या होगा शून्य हो गया तो क्या होगा ये तो रैखिक समीकरण हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। तो इसे क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0। तो फिर कह रहा है द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण को किन किन विधि गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, गुणनखंड विधि में क्या करेंगे दो संख्या मान ली एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इस प्रकार का देगा क्या होगा इसका बीच वाले का क्या करेंगे फैक्टर, यानी क्या हो गया गुणनखंड विधि हो गया। और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि एक होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग क्या करेंगे बनाकर हल करेंगे, इसका मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाया उसमें आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख लीजिएगा। अब फिर अगला होता है सिद्धाचार्य सूत्र। सिद्धाचार्य का सूत्र का यूज करेंगे। सिद्धाचार्य सूत्र किसे कहते हैं, क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई दिया है मतलब ए का मान यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है कोई द्विघात समीकरण है, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, जहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है तो इसके विविधकर कहते हैं। विविधकर का मान क्या होता है डी से प्रदर्शित करते हैं विविधकर, इसी को क्या कहते हैं सिद्धाचार्य का सूत्र कहते हैं। इससे क्या कहते हैं हम एक्स का मान आसानी से निकाल देंगे। तो बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। मूल की प्रकृति, कब मूल वास्तविक होंगे बराबर होंगे और कब वास्तविक नहीं होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल कब होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा 0 से अधिक होगा। जब 0 से अधिक होगा तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, लेकिन क्या होगा दोनों अलग अलग। दो बराबर मूल मिलेंगे लेकिन वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। जब क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाए 0 हो जाएगा तो क्या होंगे दो बराबर मूल मिलेंगे। यदि यहाँ पर
यहाँ पर क्या रखते हैं, इसका मान यदि 0 हो जाएगा तो -b/2 है, मतलब मान क्या आ जाएगा, हमेशा 0 जोड़ेंगे या 0 घटाएंगे तो क्या उतना ही मान मिलेगा। और कोई वास्तविक मतलब कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा, जैसे क्या हो b² - 4ac, b² - 4ac का मान 0 से कम हो जाएगा, 0 से कम यानी माइनस में आ जाएगा। फिर क्या होगा, कोई भी संख्या माइनस में आ जाती है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यदि माइनस में रखेंगे किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को क्या करेंगे माइनस में रखेंगे, जैसे क्या करेंगे किसी भी संख्या को क्या करते हैं माइनस में रख देते हैं, यहाँ पर माइनस में रखेंगे, यहाँ माइनस में आ जाएगा, रूट में कोई संख्या क्या आ गई -3 आ गई, इसका मान निकालना संभव है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे, मतलब यह वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। तो वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब अगला चैप्टर है समांतर श्रेणी। 5वें चैप्टर में पहुंच चुके हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के फार्मूले यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में कहते हैं। समांतर श्रेणी यदि क्या हो गए, समांतर श्रेणी कब कहेंगे, यदि किसी भी संख्या में क्या करें बराबर संख्या क्या करें बार बार जोड़ते जाएं तो क्या होती है, जो श्रेणी प्राप्त होगी इसे क्या कहेंगे समांतर श्रेणी, जहाँ ए क्या होगा यह प्रथम पद है, डी क्या सार्वंतर मतलब समान अंतर है, और यदि डी का मान निकालना हो तो a1, यदि इसको a1, इसको a2, इसको a3, इसको a4, a5 डॉट डॉट डॉट, तो क्या होगा a2 में से a1 घटाएंगे तो d मिल जाएगा, a3 में से a2 या a4 में से a3 घटाएंगे तो क्या होंगे हमेशा क्या होंगे सार्वंतर बराबर आएगा। ये क्या ऐसी श्रेणी को क्या कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यनवा पद मतलब कोई पद ज्ञात करना हो, यनवा पद, यनवा पद यानी यल, यल को क्या अंतिम पद को क्या एन से प्रदर्शित करते हैं या एन। तो एन बराबर यनवा पद निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र का यूज करेंगे। और n पदों का योग यदि क्या हो n संख्याएं दी गई है तो उनका योग निकालना होती है Sn बराबर n पदों का योग को Sn से प्रदर्शित करते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a, ये प्रथम पद है इंटू n माइनस 1, n जन शपथ ज्ञात करना n माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र का यूज करेंगे। क्या हो Sn बराबर यदि क्या दिया हो अंतिम पद दे दिया हो, अंतिम पद दे दिया हो तो ज्ञात करेंगे n/2 a प्लस l, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा n पदों का योग, ये क्या करेंगे n से भाग दे देंगे तो क्या जाएगा हमको मिल जाएगा योग। अब बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तो अगला चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज में कुछ प्रमेय हमने पढ़ना है, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं आपको बताते हैं तो इन सब के बारे में नहीं बताते हैं, तो हम एक बार इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दो त्रिभुज क्या होंगे समरूप होते हैं, क्या हो उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात क्या हो समानुपाती हो। तो आधारभूत समानुपाती यानी बीपीटी प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय क्या कहता है, ये क्या हो इस त्रिभुज की क्या है, कोई त्रिभुज है इसके किसी एक भुजा के समांतर या बीसी के क्या समांतर कोई एक रेखा खींच दी जाए तो क्या होंगी ये दो त्रिभुज क्या होंगे, इन दोनों के ये जो भुजाएं क्या होंगी आपस में, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर अनुपात में विभाजित करेंगे। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर खींचित करें। यदि कोई त्रिभुज की एक भुजा के समांतर या कोई भुजा है, ये कोई भुजा है इसके समांतर या इस भुजा के समांतर यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से किसी भुजा के क्या समांतर क्या किया जाए भिन्न दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले एक रेखा खींची जाए तो दो भुजाएं क्या करती है एक ही अनुपात में विभाजित करती है, जैसे एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी, एक सेकेंड, एडी बटे डीबी, यहाँ पर इसका और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि यह रेखा क्या है तीसरी रेखा के समांतर होगा। तो जिस अनुपात में काटेगी वो क्या होंगे आप ये अनुपात क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ये क्या है थेल्स प्रमेय है। इसका विलोम भी होता है। इसका विलोम कहता है क्या, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब इसी प्रमेय का विलोम है। कर क्या है यदि दोनों क्या है ये अनुपात क्या हो आपस में बराबर हो तो क्या होगा ये भुजा और ये भुजा क्या होंगी आपस में समांतर होंगी। यही क्या है इस प्रमेय का विलोम है। कर दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। ये दो त्रिभुज हैं उनके संगत कोण क्या हो आपस में बराबर हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज और ये त्रिभुज, एक कोण एक कोण एक कोण एक कोण इसके बराबर एक कोण इसके बराबर एक कोण इसके बराबर, तो तीनों कोण क्या होंगे आपस में बराबर क्या होंगे त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगी। इसे क्या कहेंगे एंगल 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 समरूपता कसौटी। फिर कह रहा है दो त्रिभुज की में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो संगत कोण इनके बराबर हो, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। इसे क्या कहते हैं भुजा 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 समरूपता। मतलब क्या है एक त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज हैं
क्या होगा, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो क्या कहेंगे, ये त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। इसे क्या कहेंगे, साइड 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 समरूपता नियम। फिर कह रहा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये दो त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या, दो त्रिभुज दिए हैं, तो क्या इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो इनकी संगत भुजाओं का वर्ग। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, तो इस भुजा का वर्ग, इस भुजा का वर्ग का अनुपात, इस भुजा के वर्ग का अनुपात, इस भुजा के वर्ग का अनुपात क्या होगा, इस दो त्रिभुजों के, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के वर्ग के, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के क्या होता है, बराबर होगा। तो अगला प्रमेय है, कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कह रहा है त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, कोई त्रिभुज है उसका क्या हो, एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, और इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं क्या हो, बराबर अनुपात में हो, तो ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसे क्या कहेंगे, साइड एंगल साइड। मतलब दो त्रिभुज हैं, क्या कर एक कोण बराबर हो, एक कोण बराबर हो, और ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर हो, तो क्या कहेंगे, ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, यदि कोई क्या है, समकोण त्रिभुज है, कह रहा यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, इस समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज को क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मतलब ये त्रिभुज क्या होंगे, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसके समरूप होते हैं। यही क्या करना है, यही इस प्रमेय में बताया गया है। फिर अगला प्रमेय है क्या, ये समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को कह रहा है कि मान लीजिए ए बी सी, मतलब ए बी का स्क्वायर इसके स्क्वायर के और इसका स्क्वायर बराबर होता है, इसका स्क्वायर जोड़ देंगे तो क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यही प्रमेय कहता है। तो त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, समकोण कहता होता है। मतलब ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि मतलब क्या, इसका वर्ग इसके और इसके वर्ग के योग के बराबर हो, तो ये जो जिसका वर्ग बराबर होता है क्या, ये जो ये भुजा है उसके सामने की भुजा क्या होती है, समकोण होती है। तो ये था त्रिभुज के कुछ प्रमेय। अब बढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति का, निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर के, इसके भी फार्मूले देख लेते हैं। करो दूरी का सूत्र, दो बिंदु क्या दी, एक रेखा दी है, उसके दो बिंदु दिए हैं, उनके बीच की दूरी निकालना है। दो बिंदु के बीच की दूरी, ये क्या, दोनों बिंदु क्या, x1 y1 और x2 y2 है, तो उनके बीच की दूरी का सूत्र होता है PQ बराबर उनकी बीच की दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, आसानी से हमको लंबाई मिल जाएगी। अब खंड सूत्र, मतलब क्या, किसी m1 और m2 क्या है, दो बिंदु हैं, किसी रेखा को क्या करते हैं, दो अनुपात में m1 संबंध है m2 के अनुपात में बांटते हैं। P x, x1 y1 और x2 y2 है, क्या है, कोई बिंदु क्या है, कर रहा है या तीन संबंध दो या चार संबंध पांच किसी अनुपात में बांटता है, तो क्या उसका सूत्र क्या होगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y1 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस सूत्र का उपयोग करके हम क्या करते हैं, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं जिस अनुपात में बांट रहा है। फिर कह रहा मध्य बिंदु, कोई रेखा दी गई है उसका मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु निकालने के कहेंगे x1 y1 x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2, दोनों का जोड़ के क्या करेंगे, दो से भाग दे देंगे, तो क्या होंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक हमको मिल जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगला सूत्र कह रहा मूल बिंदु से दूरी, कोई रेखा है, कोई क्या है, ये मूल बिंदु है, मान लीजिए क्या है, ऐसे बन गया, मूल बिंदु से क्या कर रहा है, कोई बिंदु, कोई रेखा दे दिया क्या, x, y, यहाँ पर मान लीजिए कोई x, y दे दिया है, कह रहा मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से ऐसे दे दिया और क्या कर दिया, यहाँ दे दिया x, y, कोई बिंदु दे दिया, कह रहा है यहाँ से दूरी कितना होगा। मूल बिंदु से दूरी के लिए क्या होता है, x2 माइनस x1 करेंगे, y1 माइनस y2 करेंगे तो क्या होगा, एक का मान 0 हो जाएगा, क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी का सीधे सूत्र हम डायरेक्ट लगाएंगे, क्या मूल बिंदु से p की दूरी क्या होगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 क्या, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इसका सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x y y फिर x y y फिर x y y,
ऐसे रख देंगे और y दोनों y के बीच क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 3, फिर 1 से शुरू किए थे, फिर क्या करेंगे 2 से शुरू करेंगे, 2 3 1, अब 3 से शुरू करेंगे, 3 1 2। तो मतलब ऐसे बढ़ते हैं जैसे 1 2 3, मान लीजिए क्लॉकवाइज चलते हैं 1 2 3, यहाँ से चले यहाँ तक चले 1 1 2 3, फिर यहाँ शुरू किया 2 3 1, अब फिर 3 1 2। यही क्रिया हम क्या करते हैं, चलते रहते हैं। कर रहा है 3 रेखाएं क्या होंगी, आपस में संरेखी होंगी। कर रहा 3 बिंदु दिया है तो संरेखी कब होंगे। कर रहा क्या, यदि उनका क्षेत्रफल 0 हो जाए तो क्या करें, क्या दे दिया, कर 3 बिंदु दिया ए, क्या वो संरेखी होंगी कब, जब क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 मिल जाएगा। तो क्या हो जाएंगी, वो देखा क्या जाएंगे, आपस में संरेखी हो जाएंगी। तो वही बढ़ते हैं अब त्रिकोणमिति। अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति। 8वां चैप्टर क्या है, 8वां चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमको क्या, त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। हमने सिंपल सा फार्मूला पढ़ा है, लाल बटे कक्का। तो क्या होगा, साइन लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, tan लंब बटे आधार। यदि क्या करें, इसी को उल्टा करें, कक्का बटे लाल। तो कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा आधार बटे लंब। एकदम सिंपल सा फार्मूला था इसका। हमें देखिए जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, कर्ण, और जो कोण दिया है उसके सामने की भुजा क्या होगी, हमेशा लंब होगी, और कोण से लगा भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो फिर त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी दिया है, मतलब क्या करेंगे, मान ज्ञात करना, क्या 0 1 2 3 4 तक लिख लीजिए, और सभी में क्या कीजिए 4 से भाग देंगे और सभी का वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या होगा, साइन का मान आपको मिल जाएगा। साइन का मान मिल गया तो उसके बाद क्या, उल्टा कास का मान लिख देंगे, फिर tan का मान लिख देंगे। इसी प्रकार क्या आसानी से आप लिख सकते हैं। ये सारणी है, आप इसके भली बात परिचित है। tan ए बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। tan साइन थीटा में कास थीटा भाग देंगे, क्या tan थीटा मिल जाएगा। और काट थीटा बराबर होता है कास बटे साइन। tan का उल्टा काट होता है तो क्या, कास बटे साइन हो गया। और साइन थीटा का उल्टा 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा कास थीटा का उल्टा सेक थीटा, 1 बटे सेक थीटा, और tan थीटा का उल्टा 1 काट थीटा। और कॉसेक 1 साइन के बराबर होता है, और सेक 1 कास के बराबर, और कॉट 1 tan के बराबर। फिर त्रिकोणमिति सर्वसंख्या। त्रिकोणमिति सर्वसंख्या होता क्या है, तो पता नहीं इस साल सिलेबस में है या नहीं, भले नहीं सिलेबस में, इसको पढ़िए। कॉसेक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यदि क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा उधर गया तो उनमें साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा के बराबर। यदि कास स्क्वायर थीटा गया तो उनमें कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। इससे 3 फार्मूले एक से बनेंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए सी है, यहाँ पर एस टी है, यस के बाद टी, तो ऐसे याद कर सकते हैं, यस टी, सी के साथ यस, सी यस, सी सी, सी सी, सी ओ और सी ओ एस आई, सी ओ एस आई, सी ओ और यस टी। आसानी से याद कर सकते हैं ट्रिक लगाकर कोई भी। अब अगला चैप्टर है वृत्त। अब वृत्त में कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले प्रमेय है। कर बिंदु के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। मतलब कोई वृत्त का कोई बिंदु है, वहां से क्या करिए, एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो क्या होगा, त्रिज्या पर क्या होती है 90, त्रिज्या का 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे ओ एम बराबर, ओ एम लंब पी क्यू, ये जो ओ एम है ये लंब किस पर है, पी क्यू पर है। कर बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, लंबाई बराबर होगी। कोई बाह्य बिंदु है जी है, उसे क्या स्पर्श रेखा खींचे क्या होंगी, दोनों की लंबाइयां क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। वही बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है रचनाएं। वृत्त से संबंधित वृत्त में क्या थी, यही दो ही हमें क्या करना था, पर में पढ़ना था। तो अब अगला है रचनाएं। रचनाएं चैप्टर में रचना दिया है, तो रचना कर रहा है एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। कोई रेखाखंड दिया उसको क्या करना, दिए गए अनुपात में विभाजित करना है। मतलब एक रेखाखंड दे दिया उसको क्या करना है, चाहे 2 संबंधित 3 के अनुपात में, 4 संबंधित 3 के अनुपात में क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, हम विभाजित करते थे। अब कह रहा है एक दिए हुए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना की जाए। मतलब क्या हो गया, ऐसे एक त्रिभुज दे दिया, कह रहा है इसके 2/3 के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए, या 3/4
के अनुसार क्या करना रचना करना है। एक वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। एक वृत्त दे देगा, उसके बाहर कोई बिंदु दे देगा, तो क्या करना है, इस पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो क्या करेंगे, इसका अर्धक करके या क्या करेंगे, तो वृत्त ऐसे बना देंगे और इस बिंदु से क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, स्पर्श रेखा की रचना कर देंगे। यही क्या करना है, रचना चैप्टर में हमको ये 3 बातें पढ़नी है। अब आ गया वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अगला चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम जान रहे हैं 12वां चैप्टर होना चाहिए जहां तक हमें उम्मीद है। हाँ, तो ये आपका 12वां, क्योंकि 11वां क्या है, 11वां त्रिभुज था, 10वां वृत्त था। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। और वृत्त की परिधि मतलब क्या, परिधि जो जितना घूम रहा है, यही क्या होती है, वृत्त की परिधि मतलब कितना लंबा एक गोला है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, जहाँ आर त्रिज्या है। अब त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड ज्ञात करना है, मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकालना है। ये जो इतना भाग क्या हुआ है, घिरा हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, और बटे 360 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, त्रिज्यखंड का हमको क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं किसका, थीटा का यूज करके। तो थीटा बाई 360, थीटा का माना देंगे, आसानी से क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और पाई आर स्क्वायर से गुणा करने पर। फिर कर त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। तो इसके संगत चाप की लंबाई, ये जो संगत चाप है, ये जो क्या हो रहा है, संगत चाप, ये जो बन रहा है चाप, इसकी लंबाई, ये कितना लंबा चाप है, इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करें, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, थीटा बाई 360 में। अब वृत्त का सेगमेंट, हमको क्या करना है, वृत्त का सेगमेंट मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये क्या है, वृत्त खंड कहते हैं इसे, वृत्त सेगमेंट यानी वृत्त खंड कहते हैं। इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालने के क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे त्रिज्यखंड का निकाल लिए, अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल इसको घटा देंगे, तो हमको ये मिल जाएगा ना, ये पूरा का निकाल लिए यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज का निकाल घटा देंगे, हमको इसका निकालना है, क्या करेंगे, इसका पूरा निकाल लिए और इस त्रिभुज को क्या किए, घटा दिए, तो क्या हमको ये मिल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से तो हमें क्या हो जाएगा, इसका मिल जाएगा। कौन सा त्रिभुज है उसका हम सूत्र अच्छे तरीके से हमने क्या किया, चैप्टर में कवर किया, उसको वीडियो को आप देख लीजिएगा डिटेल वाला। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगला चैप्टर है 13वां चैप्टर, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ही बेहतरीन और शानदार चैप्टर है। इसमें घन, घनाभ, शंकु, गोला, अर्धगोला सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले घन का सूत्र होता है, घन जिसकी क्या होती है, प्रत्येक भुजा क्या होती है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इसे क्या कहते हैं, घन जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या आपस में बराबर क्या कहलाती है, घन कहलाती है। इसको हम अच्छे डिटेल के साथ हमने क्या किया, इसका वीडियो अच्छे तरीके से प्रूफ करके बनाए सभी का, एक बहुत ही डिटेल को, इसको आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख लीजिए। कर घन के भुजा की लंबाई, घन के भुजा की लंबाई ए, कोई घन दिया है, उसकी भुजा की लंबाई यदि ये है, तो क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 4a स्क्वायर, और इसका आयतन होगा a क्यूब। क्योंकि हम इस वीडियो में क्या हम सूत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या इसका हम प्रूफ आपको नहीं करा सकते, क्योंकि प्रूफ कराएंगे तो क्या होगा, प्रूफ तो आपको एग्जाम में लगे आएगा नहीं, क्या आपको सवाल लगेगा, तो क्या सवाल के लिए सूत्र चाहिए, तो इसके लिए इससे अच्छा वीडियो आपके लिए कहीं मिल ही नहीं सकता। तो आइए, घन था, अब घनाभ। घनाभ की लंबाई यल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच हो। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यदि हमको मिल गया तो क्या कर सकते हैं, इसका आसानी से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई, 2 यल बी बी एच एच एल, यल बी बी एच एच एल। क्या लिख दिए, यल बी एच लिख लीजिए, क्या एक बार इसको ले लीजिए और एक बार इसको ले लीजिए। एक सेकंड, क्या कीजिए, यल बी एच है तो इसको लीजिए, फिर इसको लीजिए और फिर तीनों को ले लीजिए, तो क्या होगा, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करिए, आपका संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। फिर पास पृष्ठ निकालना है, तो यल बी एच है, तो क्या इनको जोड़ कर क्या ऐसे गुणा कर दीजिए, 2 लगा दीजिए, एकदम सिंपल सा याद करने का फंदा। तो क्या पास पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आयतन निकालना है, तो यल बी एच, तीनों का गुणा कर दीजिए आपस में,
एकदम सिंपल सा है। अब बेलन, बेलन में क्या होता है, ऊंचाई होगा और उसकी बेलन की क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई होगी। तो कर आप बेलन दिया है, तो बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई h है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या किया, ऐसे बेलन क्या होगा, ऐसे चौकोर कागज का बेलन हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, इसका 2 पाई r और ऊंचाई h से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठीय निकालना है तो क्या हो गया, ऊपर और नीचे दो क्या हो रही है, दो क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। तो क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय में क्या करेंगे, दोनों वृत्त को क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस आर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्र बेलन का आयतन निकल जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल में क्या करें, यदि ऊंचाई से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, आयतन निकल जाएगा। फिर अगला सूत्र है शंकु। शंकु में तिर्यक ऊंचाई होती है। शंकु ये क्या है, एक शंकु है, इसकी क्या तिर्यक ऊंचाई l और ऊंचाई h और त्रिज्या r। तो तिर्यक ऊंचाई l निकालना है तो क्या है, ऐसे बन रहा है, क्या इसका मान निकालना है तो क्या आ जाएगा, ए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या ये क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है तो क्या आ जाएगा, इसकी ऊंचाई आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यल का मान आसानी से क्या हो गया, निकल गया। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले वक्र पृष्ठ निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल, पाई आर यल वक्र पृष्ठ, जो बाहर से दिखाई दे रहा है क्या, पाई आर यल वक्र पृष्ठ निकल गया। वक्र पृष्ठ में क्या नीचे देख रहे हैं, क्या एक वृत्त बन रहा है, तो क्या कीजिए, पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकलेगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो क्या, पाई आर यल प्लस आर। तो यहाँ से क्या किया, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ भी निकल गया। अब आयतन निकालना तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि क्या होता है, यह 1/3 होता है, क्योंकि क्या ऐसे तिरछा कटा हुआ है, तो क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब अगला है गोला। गोला क्या होता है, जो गेंद होता है उसे क्या कहते हैं, गोला। तो उसका हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, उसका गोले का हमको क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले की त्रिज्या कितना होती है, गोले की त्रिज्या r। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, या वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय इसमें नहीं होता है। जब पूरा गोला क्या है, इसका क्या है, बाहर से जो देखेंगे वही क्या होगा, उसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर क्या आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। फिर क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, इसी में क्या किया, 4 से गुणा करके, एच तो ऊंचाई तो होगी नहीं, इसलिए क्या होगी, त्रिज्या और होगी तो क्या, पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या होगा, आयतन भी निकल गया। अब आयतन निकल गया, अब अर्धगोला। अब गोले का क्या होता है, गोले का आधा कटा भाग क्या होता है, अर्धगोला होता है। तो इसकी त्रिज्या क्या दी गया, r दे दिया। तो कर अर्धगोले की त्रिज्या यदि r है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्या वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर स्क्वायर, गोला था तो उसका आधा कर दिया क्या, तो 2 हो गया। और क्या, और संपूर्ण पृष्ठ निकालना क्या, नीचे देखना क्या, एक वृत्ताकार भाग बन रहा है, तो इसलिए क्या पाई आर स्क्वायर बढ़ गया, तो इसलिए क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। और आयतन क्या होगा, पूरे का आयतन कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधा है तो 2/3, 2 से भाग देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब अगला है शंकु का छिन्नक। अब शंकु दिया है, उसके छिन्नक का क्या करना है, हमको फार्मूला ज्ञात करना है। तो शंकु छिन्नक का फार्मूला होता है, शंकु के छिन्नक में क्या होती है, 2 त्रिज्या होती है, एक ऊपर और नीचे। नीचे वाली त्रिज्या क्या होती है, बड़ी, तो r1 बड़ी है r2 से। तो वक्र पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए सूत्र होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू यल, पाई r1 प्लस r2 इंटू यल। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू यल। वक्र पृष्ठ में क्या करेंगे, ऊपर की त्रिज्या का स्क्वायर, नीचे की त्रिज्या का स्क्वायर जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, हमको संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा। एकदम सिंपल सा है। और आयतन निकालने के लिए, आयतन निकालने के क्या, दोनों का स्क्वायर करके क्या, दोनों का गुणा कर देंगे, और एच से गुणा करके 1/3 पाई क्या था, 1/3 पाई आर एच। आर का मान क्या लेंगे, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू एच। यदि एल स्क्वायर का एल का मान निकालना है, तो एल का मान निकालेंगे तो एल स्क्वायर बराबर r1 माइनस r2 का स्क्वायर, r1 माइनस r2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई शंकु के छिन्नक की निकल जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। और अगला है सांख्यिकी। 14वां चैप्टर पर हम पहुंच चुके हैं धीरे धीरे। तो 14वां चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले आइए देखते हैं। सांख्यिकी का
महत्वपूर्ण फार्मूला क्या कर रहा है। सांख्यिकी में माध्य, सबसे पहला टॉपिक है माध्य। माध्य हमको ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने की हमने क्या 3 विधियां पढ़ी हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते हैं, सीधे एफ एक्स निकालते हैं जो बारंबारता है और एक्स आंकड़ा जो दिया है और बारंबारता, आंकड़ा और बारंबारता के गुणनफल को क्या करेंगे, बारंबारता से भाग देते हैं, क्या हमको प्रत्यक्ष विधि से सीधे मान निकल जाता है। अब फिर अगला होता है कल्पित माध्य विधि। ये क्या होगा, कोई बड़ा आंकड़ा दे दिया तो क्या करेंगे, कल्पित माध्य विधि लगाएंगे, जहां एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान एफ। यहाँ पर क्या ए को मान लेते हैं कल्पित माध्य मान लेते हैं, और कल्पित माध्य में से क्या करेंगे, एक्स को घटा देंगे। यदि हमको ए निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स में से जो एक्स दिया रहता है, मतलब दिया है एक्स दिया है, क्या करेंगे एक्स की जितने भी आंकड़े दिए हैं तो क्या करेंगे एक्स में से क्या करेंगे, एक्स के में से क्या किसी एक को क्या करेंगे, बीच में को बीच वाले एक संख्या को क्या करते मानते हैं, ए मान लेते हैं। ए मान कर क्या करते हैं, सभी में से क्या करेंगे घटा देते हैं, और घटाने पर जो आता है उसको क्या करते हैं, जो आता है उसमें क्या करेंगे एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एफ होगा उससे मल्टीप्लाई बारंबारता से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे सिग्मा एफ से एफ के सभी योग से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो क्या हमको कल्पित माध्य विधि से माध्य निकल जाएगा। और पग विचलन विधि इसका ही छोटा रूप होता है, जहाँ एक्स बार बराबर हो जाएगा पग विचलन विधि से ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। तो यहाँ पर क्या है एफ और यू का मान निकलता है एक्स माइनस ए। जैसे यहाँ पर एक्स माइनस ए निकाले, लेकिन क्या करेंगे बारंबारताओं का अंतर जो एक्स वर्ग अंतराल यदि क्या दिया 10 से 20, 20 से 30, तो क्या यहाँ पर बारंबारता का अंतर कितना है 10 है, यहाँ पर भी क्या 10 है। जब क्या आंकड़ा क्या बारंबारता जब बराबर दी रहेगी तो क्या करेंगे इस सूत्र का यूज करेंगे, और सबसे कम गुणा भाग इस सूत्र में करना रहता है, और सबसे बेस्ट विधि भी यही मानी जाती है, क्योंकि क्या कम गुणा करने में कम से कम समय में क्या करते हैं, इससे सॉल्व क्या करते हैं हल कर सकते हैं, क्या होता है पग विचलन विधि। तो बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। कर बहुलक, हमने माध्य पढ़ लिया, अब बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। तो एल क्या होता है, एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जिसको क्या जो सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं बहुलक वर्ग मानते हैं। बहुलक वर्ग में क्या 10 से 20 दे दिया तो क्या होगा एल का मान यही हो जाएगा। वर्ग अंतराल इनके बीच का अंतर क्या हो गया 10 आ गया, क्या हो गया एच का मान मिल गया। कर बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग है जिस क्या है जिसकी ये जो बहुलक वर्ग हमारे लिए क्या 5 है, सबसे अधिक बार आया, उसके बाद 4 3 2 1 0 3 आया है, तो क्या होगा यही को क्या मान लेंगे, इसी को मान लेते हैं F1, और इसके पहले की जो बारंबारता होगी क्या कहलाएगी F0, और उसके नीचे की बारंबारता F2 कहलाएगी। तो इस सूत्र में क्या करेंगे इन सब मान को रख देंगे तो आसानी से क्या करते हैं हम बहुलक निकाल सकते हैं। तो अगला फार्मूला है माध्यक। माध्यक ज्ञात करने का बहुत ही बेहतरीन फार्मूला। कर अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक, ये क्या हो आंकड़ा क्या अवर्गीकृत हो, इस सूत्र का हम यूज क्या करेंगे 9th में पढ़े हैं, 10 में तो हमको इसका यूज करना है। ये क्या हो n का मान विषम हो तो माध्यक n प्लस 1 अपान 2 वह पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। ये क्या हो n का मान सम हो तो क्या होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1, दोनों पदों का योग क्या करके क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, क्या होगा हमको माध्यक मिल जाएगा। अब वो आंकड़ा क्या वर्गीकृत किया हो तो क्या करेंगे हम संचयी बारंबारता विधि से क्या करेंगे निकालेंगे। तो माध्यक का सूत्र होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच, जहाँ एल क्या है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एल क्या है माध्यक वर्ग की, एल माध्यक वर्ग की क्या है निम्न सीमा है। जिस माध्यक वर्ग में क्या है चल रहे हैं क्या माध्यक वर्ग जो सबसे अधिक क्या है माध्य जो आया है बीच का जो माध्य आया है उसकी क्या है निम्न सीमा है, और यह प्रेक्षणों की संख्या में अच्छे तरीके से क्या है इस सूत्र का प्रूफ डिटेल के साथ किया है। प्लेलिस्ट में विजिट करके इस सारे सूत्र को क्या कहते हैं एक वीडियो में देख सकते हैं। तो प्रेक्षणों की संख्या और सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता है, और एफ माध्यक वर्ग की क्या है बारंबारता, जो माध्यक वर्ग था उसके ठीक पहले वाले वर्ग की क्या होती है संचयी बारंबारता को सी एफ मानते हैं। और जब क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, जो माध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता है, और एच क्या है वर्ग माप जो क्या है अंतर, यानी 5 से 10 दिया तो क्या इसके बीच का जो अंतर है वो क्या है एच का मान है। तो आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तो अगला है माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध।
माध्य दिया हो, बहुलक दिया हो, माध्यक में संबंध, तो 3 गुणे माध्यक प्लस बहुलक, 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्यक। ये क्या है? माध्य माध्यक में संबंध। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपका 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो 3 गुणे माध्यक, तो 3 गुणे माध्यक, देखिए इसमें माध्यक में क्या है, 1 2 3, 3 ठो है तो क्या माध्यक 3 से गुणा किए हैं, और बहुलक 4 ठो है तो इसमें कुछ नहीं किए हैं, और माध्य 2 ठो है तो क्या कर दिए, गुणा कर दिए 2 से, तो क्या हो गया 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। इस ट्रिक से क्या करते हैं, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो लास्ट चैप्टर प्रायिकता, प्रायिकता में हमें 2 ही 3 फार्मूले पढ़ने हैं, उससे क्या होंगे पूरे चैप्टर आपके खल्लास हो जाएंगे। हमने पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से कवर किया। तो पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभव परिणाम, मतलब अनुकूल परिणाम बते कुल परिणाम। ये क्या होता है, किसी की संख्या की क्या है प्रायिकता। ये क्या हो रहा है, एक बार हेड आ रहा है और एक बार टेल आ रहा है, एक सिक्के को उछालने क्या आ रहा है, हेड और टेल आ रहा है। तो कह रहा हेड आने की प्रायिकता, मतलब हेड आने की प्रायिकता, हेड कितनी बार आया, एक ही बार आया, और कुल परिणाम कितने हैं 2, तो क्या हो गया पी हेड आने की प्रायिकता कितनी है 1/2। तो इस तरह क्या प्रायिकता भी आप निकाल सकते हैं। फिर कह रहा पीई, पी अनुकूल बराबर 1 माइनस पी प्रतिकूल, मतलब कोई क्या, कोई घटना घटित हो रही है और किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता, पीई क्या है, घटित न होने की प्रायिकता। क्या होती, किसी भी घटना के घटित होने की कुल प्रायिकता कितनी होती, 1 होती है, मतलब कुल संभावना कितनी होती, 1। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित न होने की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। घटना घटेगी एक संभावना, घटना नहीं घटेगी दूसरी संभावना, मतलब एक घटेगी या तो नहीं घटेगी, दोनों की संभावनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तो कह रहा है घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित न होने की प्रायिकताएं दोनों क्या होती है, 1 होती है। मतलब 0, कोई भी क्या होती है, किसी भी प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 और 1 के बीच में ही आता है। किसी भी प्रायिकता क्या होता है, सिर्फ 0 और 1 के बीच का ही क्या है, खेल है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, उससे अधिक कोई भी किसी भी संख्या की क्या होती प्रायिकता नहीं होती। तो हमने ये 15वां चैप्टर पूरे डिटेल के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या किया है, सभी फार्मूलों को क्या किया अच्छे तरीके से कवर कर लिया, और सारे फार्मूले आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर कीजिए, जिससे क्या हो सके आपके सारे दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत करके इन सारे फार्मूलों को एक जगह इकट्ठा करके आपको देने की कोशिश की है। अगर कोई त्रुटि होगी तो उसे क्षमा कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। बोर्ड के एग्जाम के हम बेहतरीन क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, आप उसे प्लेलिस्ट में विजिट करके देखते रहेगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।